नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम है अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह का जन्म 7 अप्रैल 1965 में हुआ, गोंडा कुंवर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में। उन्होंने आज हमें इस पाठ ने हमें महत्व के विषय में बताया है कि चिट्ठियां हमारे जीवन में क्या महत्व रखती हैं। उन्होंने कहा है कि जो काम पत्र कर सकते हैं वो काम फोन या एसएमएस कभी नहीं कर सकता। मानव की सभ्यता में पत्रों का विशेष महत्व रहा है बच्चों। पत्रों का स्वरूप और भाव एक जैसा ही है। अलग अलग भाषाओं में पत्र को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे उर्दू में उसको खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद कहा जाता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र भेजे जाते हैं। भारत में इसकी काफी लोकप्रियता रही है। हालांकि बच्चों, अब इंटरनेट के ज़माने में कुछ हद तक पत्रों की वो उपयोगिता नहीं रह गई है, कुछ कम हो गई है। आप लोग पत्रों की संस्कृति से ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं, आप नहीं जानते हैं। शायद इसी वजह से आप लोगों को चिट्ठियों से परिचित कराने के लिए ही आपके पाठ्यक्रम में यह पाठ जोड़ा गया है। तो बच्चों, पाठ देखते हैं हम। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब होती है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे पाता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अभी हमने जिक्र किया था वही है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स, हरकारे समझते हो बच्चे? ऐसे लोग जो पैदल जाकर या दौड़कर चिट्ठी दे के आया करते थे। ये लोग चिट्ठी लेके भागे भागे ही जाते थे और वहाँ समाचार जो भी देना है और वहाँ से जो लेना है वो भागते हुए ही पैदल वापस आते थे। उनको हरकारा कहा जाता था। या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार समझते हो बच्चों? टेलीग्राम बोलते हैं इसको। आज की दुनिया में आप इन चीज़ों से ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं, क्योंकि अब इंटरनेट जो आ गया है उसकी वजह से ईमेल और जो मैसेजेस हैं ये इन सभी चीज़ों से ज़्यादा तेज हो गए हैं। लेकिन किसी ज़माने में तार जो है वो सबसे तेज गति से संवाद पहुंचाने वाला साधन हुआ करता था। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। ये पाठ जो लिखा गया है बच्चों, ये काफी पहले का लिखा हुआ है। तब तक शायद इंटरनेट का इतना प्रचलन नहीं था, इसीलिए इसमें इंटरनेट के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है। वो टेलीफोन और वायरलेस तक ही सीमित है।
पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आप देखते हो बच्चों, जब आपका हिंदी का एग्जाम होता है तो उसमें आपसे पत्र लिखने के लिए भी कहा जाता है। ये पत्रों की संस्कृति को और अधिक विकसित करने के लिए, बच्चों को सही ढंग से पत्र लिखना सिखाने के लिए ही ऐसा किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आवाजाही यानी आना जाना। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। बच्चों, हालांकि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन इत्यादि से हम सूचनाएं दे देते हैं, लेकिन फिर भी जो कार्यालयी पत्र होते हैं, जो व्यापार से संबंधित डाक होती है, जिसमें हमें लिखित प्रूफ चाहिए होता है, लिखित सबूत चाहिए होता है, वहां आज भी चिट्ठियां ही काम में आती हैं। आजकल अगर देखा जाए तो बच्चों, चिट्ठियां लिखने का चलन इतना नहीं रहा है, लेकिन ज्यादातर जो अब डाक में पत्र होते हैं वो व्यापारिक या फिर कार्यालय से संबंधित ही होते हैं। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप उसकी बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा, ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। परिवहन क्या है बच्चों? यातायात के जो साधन होते हैं ना, उनको परिवहन कहते हैं। और संचार, अपनी बात को पहुंचाने का जो साधन है, वो संचार के साधन होते हैं। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बच्चों, आपने भी इनकी जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ एक पत्र छठी कक्षा में पढ़ा था। संसार पुस्तक है नाम से जो पाठ था, वो बच्चों नेहरू जी का ही लिखा हुआ था अपनी बेटी इंदिरा गांधी को। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। किसी भी समय में जो पत्र लिखे गए, बच्चों हम किसी को भी पत्र लिखते हैं तो जो आसपास हमारी घटनाएं घटित हो रही हैं या जैसा हम सोच रहे हैं उसी के बारे में हम पत्र लिखते हैं। तो जो पुराने पत्र मिले हैं उनसे पता चलता है कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे।
आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। बच्चों, ये कारीगरी भी बहुत कम लोगों में होती है जो दोनों हाथों से बिल्कुल एक जैसा लिख सकते हैं, बराबर गति के साथ लिख सकते हैं। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते। प्रशस्ति क्या होती है बच्चों? प्रशंसा पत्र। किसी की तारीफ करते हुए जो पत्र दिया जाता है उसको प्रशस्ति पत्र कहते हैं। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। दस्तावेज क्या है? डॉक्यूमेंट। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग। ढाणी क्या होता है बच्चों, जानते हो आप? खेत के बीचों बीच जो एक दो मकान बनाकर कोई रहते हैं ना, उनको ढाणी कहते हैं। खेतों में जो मकान होते हैं। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। मनी ऑर्डर समझते हो बच्चों आप लोग? इस पंक्ति के कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गरीब घर होंगे जहां उनके घर का कोई व्यक्ति कमाने के लिए बाहर गया हुआ है और वो वहां से मनी ऑर्डर भेजता है। मनी ऑर्डर पैसा भेजने का, डाक से पैसा भेजने का एक तरीका होता है। पहले यही तरीका चलता था। आजकल तो आप लोग देखते हो कि इंटरनेट बैंकिंग और बहुत सारे साधन आ गए हैं, लेकिन पहले मनी ऑर्डर के द्वारा ही पैसे भेजे जाते थे। तो अरविंद कुमार सिंह कह रहे हैं कि गांव या गरीब जो बस्तियां हैं उनमें तो जब कोई डाकिया चिट्ठी लेकर आता है या मनी ऑर्डर लेकर आता है तो लोगों को ऐसा ही लगता है जैसे देव का कोई दूत आया है, उनके लिए कोई अच्छी खबर लेकर आया है। अब बच्चों एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। हम जो पाठ हमने पढ़ा था ये उसी के सब शब्दार्थ हैं, फिर भी एक बार हम उनको पढ़ लेते हैं। अजीबो गरीब, अनोखा, SMS लघु सेवा संदेश। हिंदी में इसको लघु सेवा संदेश कहते हैं, लघु संदेश सेवा, सॉरी।
सिलसिला, आरंभ होना, रास्ता खुलना, क्रम के अर्थ में भी बोलते हैं। अहमियत, महत्व, हरकारा, दूत, डाकिया या संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही, आना जाना। तह, गहराई। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। मुस्तैद, तत्पर यानी हमेशा तैयार रहना। दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र। गुडविल, सुनाम, अच्छी छवि। सुनाम यानी अच्छा नाम हो, अच्छी छवि होना। हैसियत, दर्जा। आलीशान, शानदार, ढाणी। अस्थायी निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हुई होती है। खेतों में अक्सर ढाणी होती है बच्चों। अब प्रश्न देखते हैं हम। पाठ तो हमारा पूरा हो गया। पाठ से पहला प्रश्न देखिए बच्चों। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकते? बच्चों, पत्र जैसा संतोष कभी भी फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे पाता। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये कि पत्र जब हम लिखते हैं तो बड़े पूरी अपनी भावनाओं के साथ लिखते हैं, बहुत अच्छे से पूरी फुर्सत के साथ लिखते हैं, और एक बार जो पत्र हमने लिखकर किसी को दिया, वो उस पत्र को कई बार पढ़ता है, वो उसे सहेज कर भी रख सकता है। जबकि फोन और एसएमएस के जो संदेश है वो संक्षिप्त और थोड़े औपचारिक भी होते हैं। एसएमएस के संदेश तो आधी बार ऐसे होते हैं कि हम उन संदेशों को किसी से लिया, कहीं से भी देख के, और वैसा का वैसा हम किसी और को फॉरवर्ड कर देते हैं। उसमें हमारी भावनाएं नहीं होती और ना ही हम पूरी तरह से अपने आप को उनमें व्यक्त कर पाते हैं। जबकि पत्र में ऐसा होता है। पत्र में हम बड़ी फुर्सत से, बहुत आराम से लिखते हैं। अपने हाथ से जो लिखकर हम किसी खास व्यक्ति को दे रहे हैं, तो उसमें अलग ही अपनापन होता है। दूसरा प्रश्न बच्चों, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। हमने जब पाठ पढ़ना शुरू किया था तो शुरू में ही बच्चों इन सब के बारे में बताया गया था। हम एक बार उन्हीं को याद करते हुए और जानने की कोशिश करते हैं किसको क्या कहते हैं। खत उर्दू में कहा जाता है, कागज कन्नड़ में, उत्तरम, जाबू और लेख ये तेलुगु में कहा जाता है, कडिद तमिल में कहा जाता है, पाती, चिट्ठी ये हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए बच्चों कई प्रयास हुए हैं। हमारा जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है उसमें पत्रों को शामिल किया गया है, पत्र लेखन को। इसके अलावा विश्व डाक संघ के द्वारा जो बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, जिनमें अच्छा पत्र लिखने वाले को इनाम भी मिलता है, पुरस्कार मिलता है। चौथा प्रश्न, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र लिखित रूप में होते हैं बेटा, किसी के लिखे, और वो पूरे विस्तार के साथ, पूरी फुर्सत के साथ लिखे हुए होते हैं। उनकी भाषा में कलात्मकता होती है। लेकिन एसएमएस में ऐसा कुछ नहीं होता। एसएमएस हम सहेज कर रख भी नहीं सकते। हम किसी को कोई संदेश भेज रहे हैं तो वो थोड़े समय के बाद अपने आप डिलीट हो जाता है, या उनको उस तरीके से सुरक्षित हम बिल्कुल नहीं रख सकते जैसे पत्र को रखते हैं। तो ऐसे में पत्र ही धरोहर हो सकते हैं, क्योंकि उसको हम सहेज कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं और बहुत वर्षों तक रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हमने पाठ में पढ़ा कि नेहरू जी के अपनी पुत्री को लिखे हुए पत्र जो हैं वो एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए, या गांधी जी के पत्र हैं वो भी अपने समय के किसी दस्तावेज से कम नहीं है। अन्य और बहुत सारे बड़े विद्वान महापुरुष जो हैं हुए हैं, उनके पत्र भी आजकल हम किसी किताब के रूप में पढ़ते हैं। उनके जो लिखे हुए पत्र हैं उनसे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। एसएमएस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पांचवा प्रश्न,
क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? बेटा, आज तेज भागने का युग है। हर चीज बहुत जल्दी जल्दी करने की फिराक में लोग रहते हैं। ऐसे में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल का प्रचलन बढ़ा है। बहुत जल्दी हमें इन चीजों से संदेश मिल जाते हैं, चिट्ठी को समय लगता है। लेकिन फिर भी चिट्ठियों में जो आत्मीयता होती है, चिट्ठियों में जो अपनापन होता है, वो फैक्स और ईमेल में नहीं हो सकता। ये चीजें मशीनी लगती हैं, जबकि चिट्ठी आत्मीय होती है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही लिखी हुई होती है। तो मुझे यही लगता है, हम कहेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि हालांकि आज के जमाने में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल की जरूरत है, इनके बगैर हमारा काम नहीं चलता, लेकिन फिर भी चिट्ठियों का अपना महत्व होता है। फैक्स, ईमेल और टेलीफोन कभी भी उनकी जगह नहीं ले सकते। अब पाठ से आगे। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। बेटा, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बैरंग होता क्या है। बैरंग पत्र उसे कहते हैं जिसके ऊपर टिकट नहीं लगी होती। आपको पता है, डाक विभाग अपनी चिट्ठियां पहुंचाने के लिए, हमारी चिट्ठियां पहुंचाने के लिए हमसे कुछ पैसे वसूल करता है। जो हम लिफाफा या अंतर्देशीय पत्र या पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, उसके ऊपर उसकी कीमत लिखी हुई होती है। अगर हम बिना कीमत अदा किए, बिना उस पर टिकट लगाए सादे लिफाफे पर पता लिखकर भेज देंगे, तो उसकी जिम्मेदारी डाक विभाग की नहीं है। अगर वो चाहे तो उस पत्र को सही पते पर ना पहुंच जाए, और वो पहुंचाता भी है तो जो पत्र, जो 5 रुपए का लिफाफा है या जितने भी पैसे का वो लिफाफा है, जितना उसके ऊपर डाक टिकट लगना चाहिए था, जब वो पत्र किसी को मिलता है तो उसे उसके दुगने रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, तो दो बातें हैं बच्चों। एक तो ये कि डाक विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर आप बिना टिकट का लिफाफा भेजते हो। ये उसकी मर्जी है कि वो उसे सही पते पर भेजे या ना भेजे। और दूसरी बात, अगर वो सही पते पर पत्र भेजते भी हैं तो अक्सर उस लिफाफे की जो कीमत है उससे दुगनी कीमत पत्र पाने वाले को देनी पड़ती है। अगला प्रश्न। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा हुआ एक पता है, कैसे? दूसरा प्रश्न है बच्चों कि पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? बच्चों, पिन कोड में जो 6 संख्याएं हैं, वो 6 संख्याएं अलग अलग चीजों को इंडिकेट करती हैं। जैसे जो हमारा भारत है, उस पूरे भारत को अलग अलग 8 जोन में बांटा हुआ है। जोन या क्षेत्र या रीजन, उसमें बांटा गया है। तो जो हमारा पिन कोड है, उसका पहला जो अक्षर है, 6 अक्षर होते हैं, आपने देखे होंगे। उसका पहला जो अक्षर है बच्चों, वो हमारे जोन की ओर इशारा करता है। जोन यानी क्षेत्र या रीजन जो भी है। दूसरा जो अंक है वो उप क्षेत्र की ओर, यानी उसका सब जोन कौन सा है उसकी ओर इशारा करता है। तीसरा अंक जो है वो जिला की तरफ इशारा करता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है। और बचे हुए जो 3 नंबर हैं बच्चों, चौथा नंबर पोस्ट ऑफिस और 5वां और छठा किस गांव या कौन सी जगह ये पत्र डिलीवर होना है, ये उसकी ओर इंडिकेट करता है। यही बात मैं आपको एक अन्य चित्र के माध्यम से समझाती हूँ कि पिन कोड किस तरह से काम करता है। ये देखिए बच्चों, एक पिन नंबर जो है, पिन नंबर का फुल फॉर्म आप देखोगे तो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है।
ये इस तरह से काम करता है। देखिए जैसे 4 5 6 0 0 1 अगर है तो पहला जो 4 है वो जोन की तरफ इशारा करता है, 4 और 5 मिलकर सब जोन की ओर इशारा करते हैं, 4 5 6 ये मिलाकर डिस्ट्रिक्ट या जिले की तरफ इशारा करते हैं, और जो बचे हुए 3 है वो पोस्ट ऑफिस और कहाँ ये पत्र डिलीवर होगा उस जगह की तरफ इशारा करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि पिन कोड भी संख्याओं में लिखा हुआ एक पता होता है। गांव का नाम या शहर का नाम तो बच्चों कई बार एक जैसा भी हो जाता है। थोड़ा अगर नाम हमने शब्दों में हेर फेर कर दिया तो हो सकता है वो एक की जगह दूसरी जगह पहुंच जाए, लेकिन पिन कोड जो है वो बिल्कुल सही होता है। जब भी हम पत्र लिखें तो पिन कोड अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि पिन कोड से किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता, किसी तरह का कोई संशय नहीं होता, वो बिल्कुल सही जगह पर पत्र पहुंचता है। अगला प्रश्न, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? बच्चों महात्मा गांधी जो हैं वो इतने लोकप्रिय हो गए थे, इतने प्रसिद्ध थे कि उनको पते की आवश्यकता नहीं थी। अगर महात्मा गांधी इंडिया लिखा हुआ भी आता था तो डाक विभाग वाले अपने आप जहां गांधी जी होते थे वहीं पर पत्र पहुंचा देते थे। दूसरी बात, महात्मा गांधी एक जगह टिककर रहते भी नहीं थे, वे पूरे देश में भ्रमण करते रहते थे, कोई एक निश्चित पता उनका था भी नहीं। लेकिन जो मुख्य बात है वो यही है कि महात्मा गांधी इतने प्रसिद्ध थे कि उनको पते की आवश्यकता नहीं थी, बिना पता लिखे भी उन तक उनकी डाक पहुंच जाती थी। अनुमान और कल्पना। रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिये आपकी पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिये की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। बच्चों ये कविता अभी हमने पढ़नी है। मैं चाहती हूँ कि पहले हम उस कविता को पढ़ लें, उसके बाद इस प्रश्न को करें तो ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। वैसे आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने यही कहा है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये होते हैं, इंसानों से उनका कुछ लेना देना नहीं है। वे बिना किसी सीमा को मानते हुए, बिना किसी देश को मान के पूरे संसार में सब तरफ भ्रमण करते फिरते हैं और सबको शांति और सद्भावना का संदेश देते हैं। यही उसका अर्थ था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार हम उस कविता को भी पढ़ लें, उसके बाद इस प्रश्न को करें। इसको एक बार रख लो बच्चों, बाद में करेंगे, उस पाठ के साथ करेंगे। संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। बच्चों मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है। इसमें एक यक्ष की कथा है जिसे कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर देता है, निकाल देता है। निकाला हुआ यक्ष जब रामगिरी पर्वत पर जाकर निवास करता है तो वर्षा ऋतु में उसे अपनी पत्नी की याद सताती है। वह सोचता है कि वह वापस तो अलकापुरी नहीं जा सकता जहां उसकी पत्नी या प्रेमिका रहती है, तो क्यों ना वो किसी दूत के हाथ अपना संदेश भेजे। अकेला जीवन जब वो गुजार रहा था, उसे कोई दूत नहीं मिला, तो उसने देखा आषाढ़ के महीने में उमड़ते घुमड़ते हुए बादल जब उसने देखे तो वो सोचता है कि इन्हीं बादलों को वो अपना दूत बनाकर अपनी पत्नी या प्रेमिका के पास भेजेगा। इसी प्रकार से बादलों को दूत के रूप में कल्पना करके ही कालिदास ने यह जो महाकाव्य है ये लिखा था। पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत है जा जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए। प्रशिक्षित इसमें बच्चों 2 प्रश्न है। एक तो यही है, आपको इस प्रकार के कुछ प्रश्न, कुछ कविताएं इकट्ठी करनी है या गीत इकट्ठे करने हैं जिसमें पक्षी को संदेशवाहक बनाया गया है।
यह जरूरी नहीं है कि आप कौवे या कबूतर के बारे में लिखे, किसी भी पक्षी का हो सकता है। ये आपकी प्रादेशिक भाषा में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही लिखो। तो 3 गीत इस प्रकार के आपको संग्रह करने हैं। और दूसरा जो इसमें प्रश्न है बच्चों वो है कि अगर किसी पक्षी के गले में पत्र बांधकर आपको भेजना हो तो आप वो पत्र किसे भेजना चाहेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे। तो बच्चों ये पूरी तरह से आपकी कल्पना पर आधारित है, आप किसको अपना पत्र भेजना चाहते हो और उसमें क्या संदेश देना चाहते हो। ठीक है, अगला प्रश्न, केवल पढ़ने के लिए दी गई रामदरस मिश्र की कविता चिट्ठियां को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या यह कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है, या रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह है जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है। पत्र के पते की तरह और क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है जहां से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं। अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय में विचार विमर्श कीजिए। पहले बच्चों हम ये कविता ही पढ़ लेते हैं। लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियां, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती हैं। कैसा है यह एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना। क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियां हो गए हैं। बच्चों ये हमारी कविता थी जिसमें रामदरस मिश्र जी कहना चाहते हैं कि आजकल हम लोग भी कितना संवेदना शून्य हो गए हैं, या सब अपने अपने में ही सीमित हो गए हैं। जिस तरह से लेटर बॉक्स में पड़ी हुई जो चिट्ठियां हैं उनमें न जाने कितने सुख दुख लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई एक दूसरे से बात नहीं करती। सब अकेली हैं और अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती रहती हैं। इस प्रकार का साथ रहना भी क्या साथ रहना है कि जिसमें हम एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांट नहीं सकते। यही इस कविता का सार है बच्चों। अब हम एक बार फिर से उसी प्रश्न पर आते हैं। अब हमें ये कल्पना करनी है कि क्या सिर्फ चिट्ठियां जो है वो चिट्ठियों के बारे में ही ये कविता है, या इसी प्रकार से हम किसी और की भी कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। रेल के डिब्बे में बैठी हुई सवारियों की जैसे इसमें बात की है कि सबके पास अपने अपने जगह जाने का टिकट है, जैसे चिट्ठी के ऊपर पता लिखा होता है और टिकट लगी होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। या विद्यालय में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी एक समय के बाद अपने अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। और इस तरह से क्या हो सकता है, महानगर का जीवन है जैसे बच्चों, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ चलते हैं, लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं करता। ये भी नहीं पता होता कि उनके सामने वाले मकान में कौन रहता है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अपने अपने सुख दुख जो है वो अपने तक ही समेट कर रखे होते हैं। तो हम इस रूप में भी इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कल्पना कर सकते हो बच्चों, ये आप देखो, सोचो, और फिर इस पर हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे। अब बच्चों हम देखते हैं भाषा की बात। किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। क्या हो सकते हैं बच्चों, देखिए। प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र, निमंत्रण पत्र, और क्या क्या लिख सकते हो सोचो। हम यहाँ कुछ शब्द सोचते हैं और लिखते हैं। बच्चों ये कुछ उदाहरण हैं हमारे। प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र, निमंत्रण पत्र, अभिनंदन पत्र, शोक पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, नियुक्ति पत्र, समाचार पत्र, बधाई पत्र। और भी जो आपके ध्यान में आए तो बच्चों इसमें आप और भी जोड़ सकते हो।
अगला प्रश्न बच्चों हमारा, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। बेटा आप पूरी पाठ्य पुस्तक में से जहां से भी मिले आपको इक प्रत्यय वाले कम से कम 5 शब्द खोजकर लिखने हैं। इक प्रत्यय लगाने के क्या नियम होते हैं ये मैं आपको अलग से बताऊंगी, फिलहाल आप ये शब्द खोज लीजिए। तीसरा प्रश्न, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र, रवि और इंद्र, इस संधि में ई प्लस ई मिलकर ई हुआ है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखने हैं। आप लोगों को मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह जमा आलय, महा जमा आत्मा, महात्मा। तो आपको इसी प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखने हैं। तो बेटा ये भी आप लिखोगे। एक बार थोड़ा समझा देती हूँ मैं आपको फिर से। दीर्घ संधि में जो समान स्वर होते हैं, जैसे अ और आ दोनों समान स्वर हैं, ई समान स्वर हैं, उ और उ ये भी समान स्वर हैं। जब दो समान स्वर एक साथ आते हैं तो वो दीर्घ स्वर बन जाते हैं। चाहे दोनों ह्रस्व हों, चाहे दोनों दीर्घ हों, चाहे एक ह्रस्व और एक दीर्घ हो, दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। यही दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। आपको इसके 10 उदाहरण खोजकर